हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त ना, मज़े में? जानते हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग ना वीडियो को पूरा नहीं देखते। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक चीज़ें समझ में नहीं आई। चीज़ों को समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए। क्योंकि शुरुआती दौर में होता है कि हाँ, थोड़ा सा मैं लेक्चर देता हूँ, कुछ बोलता हूँ तो आपको ऑकवर्ड लगेगा। जब तक आप उसके अंदर नहीं इन करोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मेरा ही क्या, किसी का भी कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर उनकी क्लास आपको देखना है तो उसको अंत तक देखिए। किसी को भी फॉलो कीजिए तो उसको अंत तक देखिए। अंत तक देखने से ये होती है कि चीज़ें एब्जॉर्ब होती है हमारे माइंड में, वहाँ से स्किप नहीं होती है। शुरुआती में लगता है कि बकवास कर रहे हैं, जब अंदर घुसोगे तब ना पता चलती है कि क्या चीज़ है। हम लोग दिखावटी नहीं करते, ठीक ना? तो आइए हम लोग पहले चर्चा करते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी का आज क्या देखेंगे? पॉलिटी का हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण और उसकी विशेषता। इसको शॉर्ट में देखते हुए फिर हम लोग कंटिन्यू, देखिए कंटिन्यू कहाँ से राज्य एवं राज्य क्षेत्र एक भाग से लेकर पाँचवां तक, पाँच भाग तक देखेंगे। मौलिक कर्तव्य तक राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे और मौलिक कर्तव्य देखेंगे। उसके बाद फिर संसदीय व्यवस्था में को प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद राज्य सरकार को देखते हुए पॉलिटी को ख़त्म करके फिर रखना। फिर हम हिस्ट्री को उठाएंगे और हिस्ट्री में कंटिन्यू बना रहेगा। मैंने आपको कल बता दिया था कि कैसे क्या क्वेश्चन कितने किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसीलिए लेंदी नहीं बनाना। इसको फिर शुरू करेंगे तो अगले लेक्चर में। आइए देखते हैं संविधान का निर्माण। आइए देखते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। देखिए सबसे पहले संविधान के निर्माण का विचार, संविधान सभा का, इसके लिए सबसे पहले सोचा गया कि एक सभा का गठन किया जाए। संविधान बनाने के लिए स्वाभाविक सी बात है, पहले मीटिंग किया जाए। तो पहली बार सभा का विचार किसके मन में आया था? एम एन रॉय के मन में। एम एन रॉय कौन थे? वामपंथी दल के, उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय के वामपंथी दल के, वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, प्रखर नेता थे। उसके बाद में 1935 में सबसे पहले क्या किया गया? 1934 में पहली बार संविधान सभा का विचार किया था। किसने किया था? तो एम एन रॉय ने। दूसरा पॉइंट क्या है? 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से संविधान सभा की मांग की। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान सभा बनेगा, जो संविधान बनेगा उसके सदस्यों का चयन, संविधान सभा के सदस्यों का चयन वयस्क मताधिकार पे होगा। और अगला पॉइंट क्या है? ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से 1914, ब्रिटिश सरकार, जो नेहरू जी का मांग था, ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का मांग 1940 में मान लिया। वो महीना कौन सा था? अगस्त। इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से ही जाना जाता है। फिर आगे हम देखेंगे इसमें। फिर अब जो है ना 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आएगा। क्रिप्स मिशन के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन, देन ये खत्म। तो हमें क्या देखना था? मैंने देखा था अगस्त प्रस्ताव देखे थे। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, ठीक, जो सैद्धांतिक रूप से लागू हुआ था। उसके बाद फिर है ना कि आगे फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट संविधान सभा के निर्माण हेतु 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के साथ एक प्रस्ताव भेजता है कि चाहिए आप भारत में संविधान सभा का निर्माण कीजिए। तो उन्होंने 1942 में एक भेजा। तो क्या गया, इस सभा की जो प्रस्ताव थी ना, बहुत सी बातें मुस्लिम लीग को संतुष्ट नहीं की। तो उन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया, उसको अस्वीकार कर लिया। तो फिर अंत में ये परेशान हो गए, तो अंत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। कब? 24 मार्च 1946 को। इस पॉइंट को लिखने के बाद आप लिख लीजिएगा फिर कैबिनेट मिशन 1946। अब कैबिनेट मिशन में सब पॉइंट बनाइएगा। अंत में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा गया, ठीक। और इस मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग जो मांग किए थे ना कि मुझे अलग से संविधान सभा चाहिए अपने पाकिस्तान के लिए, उसके मांग को अस्वीकार कर दिया। और इसके साथ ही इसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे मुस्लिम लीग की काफ़ी हद तक संतुष्ट हुए, मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हुए। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन से थे?
कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, वही जो क्रिप्स प्रस्ताव लेके आए थे, और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। और इसमें अब हम देखेंगे ये 16 मई 1946 को अपना ये जारी कर देते हैं। क्या जारी कर देते हैं? प्रस्ताव, ये योजना खोल देते हैं कि मेरी योजना में क्या क्या है। इसी को देखते हुए फिर थोड़ा बहुत खत्म। हाँ, तो हमने देखा था कि क्रिप्स प्रस्ताव लागू हो गया था। उसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक बैरन और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। उसके बाद हमने अगला पॉइंट देखना था, इसका प्रस्ताव कब से लागू आए थे, कब 1946 में, कब 24 मार्च को इसका प्रस्ताव, अपना योजना कब खोले, ये बताएं कि भाई हम ये प्रावधान कर रखे हैं, इसमें ये सारे प्रावधान है। तो इन्होंने कब बताया था? 16 मई 1946 को। तो पहला प्रावधान क्या था? इन्होंने रखा संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 389 होनी चाहिए, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांत का होगा तथा 73 देसी रियासत से होंगे। अगला पॉइंट, उसने फिर 296 में भी 2 कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने कहा 296 जो हमारे सदस्य होंगे, मतलब ब्रिटिश भारतीय प्रांत से, उनमें 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों से होंगे। 11 गवर्नर कौन कौन से थे? बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान, सिंध, और उसके बाद संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, हो ही गया सब। ये 11 प्रांत थे, ठीक। तो एक बार बढ़िया से देख लीजिए, मद्रास, बम्बई, पंजाब, सिंध, ये 11 प्रांत कौन कौन थे जिससे 292 सदस्यों का चयन किया गया? तो वो थे मद्रास, बम्बई, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमांत जिसमें जम्मू कश्मीर वगैरह आ जाते, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, मध्य प्रांत में आज कर्नाटक का पूर्वी हिस्सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक। और देखिए फिर क्या आ जा रहा, अब जो बच गए 296 सदस्य था ब्रिटिश भारतीय से, तो 292 का तो 11 सदस्य हुआ, और जो 4 बच गए, 4 जो है ना आयुक्त वाले, जो कमिश्नरी वाले क्षेत्र होते हैं, उनसे लिया जाना था। ये 4 स्टेट कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक। तो ये 4 क्षेत्र थे। अब क्या करेंगे इसमें होगा क्या? अब सदस्यों का चयन जनसंख्या के प्रत्येक 10 लाख के जनसंख्या पर एक सदस्य का होगा, ठीक। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे। हाँ, तो हमने देख लिया था क्या देख रहे थे हम लोग? कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपना योजना प्रकाशित किया। तो पहले पॉइंट देख लिए। अब इसके बाद आगे पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित किया गया। जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, यहाँ अगर जनसंख्या 10 लाख है तो यहाँ पे एक कैंडिडेट खड़ा होंगे, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए 5 लाख है, यहाँ 3 लाख है, यहाँ 2 लाख है, तो 10 लाख नहीं ना पूरा, तो नहीं पूरे, जब नहीं हुआ जनसंख्या, क्या क्या तीनों को मर्ज कर दिया गया। अब 10 लाख पुर गया ना, 10 लाख पुर गया तो एक कैंडिडेट यहाँ से खड़ा कर दिए, ठीक। तो इसी तरह से किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय, कौन कौन से समुदाय थे? तो मुस्लिम समुदाय था, सिख समुदाय था, सामान्य में जो भी आते थे ना, मुस्लिम और सिख को छोड़ करके, वो सामान्य में किया गया, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। देशी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन रियासत के प्रमुख द्वारा किया गया। मतलब उस समय जो राजा थे ना, वो अपना भेज दे रहे, जैसे मान लीजिए आप शंकर वहाँ का राजा, वो प्रमोद को भेज दिया, अरे प्रमोद जाओ तुम यहाँ प्रतिनिधित्व करना मेरे तरफ से। अगला पॉइंट है संविधान सभा का चुनाव जुलाई से अगस्त महीना के बीच, मंथ के बीच 1940 में हुआ, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना 208 और मुस्लिम लीग को 73 और 15 जो थे स्वतंत्र निर्दलीय व्यक्ति थे, इनका कोई दल नहीं था, ठीक। 15 ऐसे व्यक्ति थे। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें मात्र 211 सदस्य ही भाग लिए थे। इसके पीछे रीजन तर्क दिया जाता ना कि ये जो थे मुस्लिम लीग, उन्होंने सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया
और आउट ऑफ हो गए, वो बोले मैं अपना अलग बनाऊंगा। ठीक, ये अलग हो गए। तो आइए अब देखते हैं हम संसदीय का संविधान सभा की कार्यप्रणाली, जिसमें देखेंगे आइए तो देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे कैसे काम किया। ठीक, देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और ये वरिष्ठता मतलब उम्र में बड़े होने के कारण इनको अध्यक्ष चुना गया था। हाँ, और ये प्रथा कहाँ चलता, उम्र में बड़े व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाए, ये फ्रांस में प्रथा चलती थी। कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले, कुछ वर्ष पहले अपने गांव में भी ऐसे चला करता था। देख, अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या कहता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। पहले अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के पहले वो अस्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी बने थे। ठीक, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। इसी समय उपाध्यक्ष के रूप में वी.टी. कृष्णमाचारी को लाया गया। अब देख लेते हैं ना, संविधान सभा की कुल बैठक 12 या 12 सत्र से कुल बैठक 12 हुई। ठीक, संविधान सभा में जो कितना बैठक हुआ था देखिए, किताब में जनरली 11 है, और लास्ट में जो झंडा वगैरह को अपनाया गया था, झंडा और जनगण मनगण गीत को जो अपना झंडा सोच गया जनगण में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, तो वो था लास्ट बैठक हुई थी, उसको मिलाकर 12वां बैठक हुआ था। ठीक, वो दिन कब था, 26 जनवरी 1950 को हुई थी, तो 24 जनवरी को कुल मिलाकर कितना 12 बैठक हुई थी, कुल रहेगा तो 12 बैठक। आइए फिर अब हम देखते हैं, अब इसके बाद ये तो हो गया संविधान सभा की प्रणाली। अब हम देखते हैं कुछ समितियां देख लेते हैं, संविधान सभा के लिए बैठक कौन कौन सी समितियां कार्य की है उसको देखते हैं। आइए देखते हैं अब बड़ी समितियां कितनी थी, 8। बड़ी समितियां देख लेते हैं, और छोटी समितियों के बारे में आप हमें जानकारी दीजिएगा, मुझे नहीं पता, मतलब मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे। ठीक, छोटी समितियों के बारे में। तो आइए देखते बड़ी समितियां कौन सी थी। संघ शक्ति समिति किसके हाथ में था, किनके हाथ में था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। संघीय संविधान समिति ये किनके हाथ में था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। ठीक, राज्यों के लिए समिति ये किनके हाथ में था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में। ठीक, प्रांतीय संविधान समिति ये किनके हाथ में था, तो सरदार पटेल के, हमारे होम मिनिस्टर गृह मिनिस्टर थे ना, यही ना थे पहले। और देखिए परामर्शदात्री समिति या इसको अल्पसंख्यक समिति भी कहते हैं, उसके लिए सलाहकार समिति, तो कौन थे, सरदार पटेल थे। इस समिति के उप समिति हैं 4 उप समिति है, तो इस उप समितियों को बताइएगा कौन कौन सा, जैसे कि मौलिक अधिकार उप समिति, पूर्वी उत्तर क्षेत्रीय उप समिति, और पश्चिम उत्तर उप क्षेत्रीय समिति, इन सब चारों के बारे में हमको बताइएगा। इनके अध्यक्ष कौन कौन है, मैं तो चारों डिटेल्स बता दिया, इनके अध्यक्ष के बारे में बताइएगा। अब आते हैं प्रारूप समिति, ये समिति है जो ना अहम भूमिका निभाती है। इनके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि संविधान का प्रारूप तैयार करना, मसौदा समिति भी इसको कहते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा जान लेंगे। इनके कितने सदस्य थे, 7। कौन कौन से 7 सदस्य थे उसको जान लेंगे। ठीक, प्रक्रिया नियम समिति कौन थे, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्या नाम है इनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके 7 सदस्य कौन कौन थे, देखिए अध्यक्ष में हो गए कौन, B.R. अम्बेडकर। ठीक, कृष्णमाचार्य अय्यर। कौन कौन से थे प्रश्न, देखिए ये 7 सदस्य कौन, भीमराव अम्बेडकर, गोपालास्वामी
एन गोपाला स्वामी अयंगर, गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक। और फिर अगला कौन है, अगला है आपको अलादी कृष्णा स्वामी, मैं बोल दे रहा हूँ, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और फिर अगला है डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक, डॉक्टर के एम मुंशी। अगला है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पाँचवा है सैयद मोहम्मद सदुल्ला। छठा है एन माधवराव। और सातवां है टी कृष्णमाचारी, देखिए एन माधवराव जो थे ना, इनकी तबीयत खराब हो गई थी कि बी एल मित्रा की, तो उनके जगह पे आए थे, ठीक। और इस टी कृष्णमाचारी जो है, टी कृष्णमाचारी डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी ना 1948 में, 1948 में तब आए थे। इसमें क्वेश्चन बन सकता है ना कि प्रारूप समिति के सदस्यों में अंतिम सदस्य कौन थे, हाँ कौन थे, टी कृष्णमाचारी, कृष्णाचारी कब आए थे, 1948 में, ठीक। अब फिर हम कुछ नोट देख लीजिए, आप देखते हैं ना डायरेक्ट नोट देख लीजिए, कुछ नोट में लिख लीजिए, क्या देखिएगा, लिखिए नोट बनाइए, नोट में पहला लिख लीजिए, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मतलब मुहर, जो ठप्पा लगाते थे ना, ठप्पा आज अशोक चक्र है ना, उस समय क्या लगता था, हाथी वाला, ठीक, मुहर के रूप में अपनाया गया था। हाँ, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मतलब मुहर के रूप में अपनाया गया था, ब्रैकेट मुहर लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, बी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। बी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार का मतलब कानूनी सलाहकार, ब्रैकेट में लिख लिया गया, संवैधानिक सलाहकार के बगल में कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, एच वी आर अयंगर को संविधान का सचिव नियुक्त किया गया था। संविधान का सचिव किसे नियुक्त किया गया था, एच वी आर अयंगर को। संविधान सभा का सचिव एच वी आर अयंगर, एच वी फॉर वायलॉट, हाँ, एच वी आर अयंगर को नियुक्त किया गया था। एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का चीफ ड्राफ्ट नियुक्त किया गया था। एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का चीफ ड्राफ्ट नियुक्त किया गया था। किनको, एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का चीफ ड्राफ्ट नियुक्त किया गया। ये जो पॉइंट लिखा है ना, 4 और भी पॉइंट है, बट ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे, इसलिए नोट करवाए थे। फिर अब हम देखते हैं अगला टॉपिक नेक्स्ट क्या था, हमारा संविधान की विशेषता, ठीक ना। ये छोटी समितियां हमें आप कमेंट में करके बताइएगा कौन कौन सी छोटी समितियां थी, और नहीं अगर दिक्कत होगा फिर हमसे पूछ लीजिएगा ना, बता देगा ना। देख लेते हैं संविधान की विशेषता, इसमें 12-13 कुछ टॉपिक है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में घुस गए, संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता में क्या देखना, देखिए सबसे बड़ी बात हमारे संविधान की विशेषता ये है ना कि इसमें ये देखिए सबसे पहला विश्व का लिखित संविधान, पहला कौन सा, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान। उसके बाद विश्व के कई देशों ने अपना संविधान लिखा, ठीक ना, उसमें अपना प्रस्तावना वर्णित किया। तो उसके बाद क्या है ना कि विश्व का सबसे इतना बड़ा संविधान अमेरिका का भी नहीं है, ठीक ना। सबसे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है, भारत का, ठीक। ये हमारी संविधान की विशेषता हुई। विभिन्न स्रोतों से विहित मतलब विभिन्न जगहों से, जैसे कि आप ले लीजिए एक्ट 1935 से 1995 का अधिनियम से कुछ लिया गया प्रावधान, जैसे संघीय न्यायालय, ठीक है, कुछ आयरलैंड के संविधान से लिया गया, मतलब छान करके विभिन्न स्रोतों से विभिन्न जगहों से लाया गया, संविधान में वर्णित किया गया। फिर नम्यता और अनियमितता का समन्वय, कहने का मतलब हमारा संविधान ना ही कठोर है ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का समन्वय, ना इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता
और ना ही इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया में जटिलता है। ठीक, और इसके उपबंध को इसको दिखाया गया का अनुच्छेद आर्टिकल 368 में इसके नवीनता संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया। ठीक, और उसके बाद पॉइंट है एकात्मक की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। हमारा कैसा सरकार है? अभी संघीय सरकार है ना, संघीय सरकार है मतलब केंद्र जो फैसला लेती है सबको मानना पड़ता है, इसीलिए कहा गया एकात्मक की ओर। अभी देख लीजिए ना, कृषि बिल पर लेकर के इम्पोज कर दिए केंद्र सरकार ने, सबको माना कि राइट्स हो रही है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब देखिए या इसको ना कहीं पे देख रहे हैं आप, जैसे जनगण मनगण को लेकर के हुआ था, कहाँ हुआ था? जनगण मनगण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बोली थी संसद वो सिनेमा हॉल में जनगण मत चलाइए थी, बोला कि चला के देखते क्या होता। तो वही कह रहा संसद ये संप्रभुता मतलब एक जगह कहीं संसद अपने बात को मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे हावी हो जाती, तो फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो है न्याय सर्वोच्च हो जाती है। ठीक, इसी बात को ये हमारी क्या है संविधान की विशेषता है। फिर है सरकार का संसदीय स्वरूप, वेस्टमिनिस्टर की चर्चा की गई। हमारा सरकार में शासन, हमारे देश में शासन कैसे चलेगा? तो मंत्रिपरिषद के अनुसार। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं संसदीय रूप। इसमें संसद में कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और संसद किन किन के साथ मिलकर मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को मिलकर के संसद बनती है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायिक पालिका देखते हैं हमारे देश में एकीकृत मतलब हायरार्की सिस्टम है ना, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, अधीनस्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद डिवीजन कोर्ट है ना। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायालय, सबको अपने अपने क्षेत्र में काम करने का। जब इनसे नहीं समझ तो फिर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, इनसे नहीं होता फिर इसमें तब इसमें। ठीक, इसीलिए कहा जा रहा है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद हमारे संविधान में एक और खास विशेषता है मौलिक अधिकार। इतना मौलिक अधिकार किसी में है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक सिर्फ मौलिक अधिकार है। कितना मौलिक अधिकार है? तो टोटल नंबर ऑफ 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में। इसको भी जानेंगे सब, ये जानते हैं। यहाँ के बाद से सारा टॉपिक में आ जाएगा, सारा टॉपिक में अपन देखते रहेंगे। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी देश के संविधान, बहुत कम ऐसे देश है जिसके निर्देशक तत्व है। ठीक, धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारे राज्य के स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक, ये हमारी क्या है संविधान की विशेषता है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि इंग्लैंड में एक धर्म को अपना क्या कहते हैं इसका यार, पाकिस्तान या सऊदी अरबिया देखते हैं अपने धर्म को लेकर कट्टरतापंथी हो रही है। और फिर सार्वभौम वयस्क अधिकार। अब देखिए क्या है ना कि अपने यहाँ कोई भी चुनाव होती है तो जिनका एज 18 वर्ष हो गया वही वोट डाल सकते हैं, वही चुनाव में नाम चयन कर सकते हैं प्रतिनिधियों का। ठीक, एकल नागरिकता, ये हमारी संविधान की विशेष ये तो है। और क्या है, अमेरिका में देख रहे हैं 2 तरह का नागरिकता है, एक स्टेट की एक कंट्री की। अपने यहाँ क्या है, सिर्फ नेशनल की है, नेशन की है नागरिकता, इसीलिए कहा गया एकल नागरिकता। स्वतंत्र निकाय, बहुत सारे ऐसे संस्था है जो काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कैग हो गया। ठीक, किसी के रोक टोक से नहीं काम करते, अपने मन से करते हैं। ठीक, जैसे कैग हो गया। और फिर आपातकालीन उपबंध है, ये आपातकाल का उपबंध कहाँ, जर्मनी के साम्राज्य से संविधान से लिया गया। और त्रिस्तरीय सरकार है, कौन सा सरकार है? सरकार त्रिस्तरीय है। मंत्रिपरिषद, पंचायती राज वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वो त्रिस्तरीय सरकार है। कहने का मतलब कंट्री लेवल अलग, स्टेट लेवल पर अलग और ग्राम पंचायत के लेवल पर अलग, इसी को कहा जाता है त्रिस्तरीय सरकार। इन सबको हम देखेंगे, टॉपिक है ये सब देखते हुए चलेंगे। कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे पॉलिटी में टॉपिक, समझो टॉपिक कल से स्टार्ट कर देंगे। कौन सा टॉपिक हो जाएगा? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और 2 टॉपिक देख लेंगे, एक तो ये, एक दूसरा देख लेंगे नागरिकता। अच्छा, यहाँ से करंट भी क्वेश्चन राइज अप होती है, इसको दोनों जगह से करंट राइज अप होती है, इसको देखते हुए कल पॉलिटी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। देखिए वीडियो को शेयर कीजिए तो ज़्यादा फायदा रहेगा, और वीडियो को अंतिम तक देखिए ना, आप लोग देखते ही नहीं अंतिम तक, समझिएगा घंटा।